गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी से नाम से ही आपको पता चल रहा है कि इलेक्ट्रॉन का गेन होने वाला है। तो गेन मतलब क्या होता है कि एक्सेप्ट कर रहा है एटम जो इलेक्ट्रॉन। तो जब भी कोई एटम कोई इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, एनायन में कन्वर्ट हो जाएगा। इतनी बात समझ में आ गई आपको। तो अब क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन इसने एक्सेप्ट किया है तो अब बताओ इसे वापस क्या करना पड़ेगा, इसे वापस क्या करनी पड़ेगी, इसे एनर्जी जो है वो रिलीज़ करनी पड़ेगी। लेन देन पूरा होता है, कल भी आपको समझाया था। बिकॉज इट्स गेनिंग इलेक्ट्रॉन तो एनर्जी शुड बी रिलीज्ड। ठीक है, तो एनर्जी जो ये रिलीज़ हुई है इसको हम क्या बोल रहे हैं, इसको हम बोल रहे हैं इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। तो अगर हम प्रॉपर डेफिनेशन बोलें, समझने की कोशिश करते हैं इसको। सबसे पहले क्या हुआ है कि एक गैसियस एटम है, आइसोलेटेड, बॉन्डेड फॉर्म तो हम कभी लेते ही नहीं हैं, पिछली बार भी हमने बोला था। तो अगर ये एक एटम है हमारा सपोज़, तो यहाँ पर हम क्या कह रहे हैं कि एक इलेक्ट्रॉन जब इसमें हम ऐड कर रहे हैं, हमने इसमें एक इलेक्ट्रॉन दिया, तो ये जब एक इलेक्ट्रॉन लेगा ना तो इसे बदले में हमें क्या देना पड़ेगा, एनर्जी देनी पड़ेगी। इसका मतलब एनर्जी रिलीज़ करनी पड़ेगी इसे अपने अंदर से। तो इसका मतलब जो वो एनर्जी रिलीज़ हो रही है दैट इज़ कॉल्ड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। अब हम इसको थोड़ा सा पूरा प्रॉपर डेफिनेशन में बोलते हैं। तो क्या है कि व्हेन एन इलेक्ट्रॉन इज एडेड टू ए न्यूट्रल गैसियस एटम या आइसोलेटेड गैसियस एटम, न्यूट्रल तो है ही, टू कन्वर्ट इट फ्रॉम नेगेटिव आयन। अगर आप ये लिखो टू कन्वर्ट इनटू ए नेगेटिव आयन या सिंपल एन आयन, ज़रूरत नहीं, आप सिंपल ये लिख सकते हो कि एनर्जी रिलीज्ड when an electron is added in a neutral isolated gaseous atom, that energy is called electron gain enthalpy। ठीक है, समझ में आ गया। अब आप एक बात को समझो कि होता क्या है। अब जैसे कि हमने जैसे क्लास के लिए बताया था, अब एक मेरी ये छोटी सी क्लास है, इस बात को समझने की कोशिश करना आप। ये एक छोटी सी क्लास है, ये मेरी छोटी सी क्लास है, ठीक है ना। और इस क्लास में मैं यहाँ पर हूँ और इस क्लास के अंदर बच्चे बैठे हैं और मान लो मेरे पास 4 ही स्टूडेंट हैं। मान लो छोटी क्लास बताई ना मैंने, तो मान लो 4 स्टूडेंट हैं। तो अगर कोई 5वां बच्चा ले लेता है केमिस्ट्री तो मुझे खुशी होगी कि मैं दुखी होंगी? टेल मी। ऑफ कोर्स मैं बहुत खुश होंगी क्योंकि बच्चे बढ़ रहे हैं, मुझे अच्छा लगेगा। तो इसका मतलब आई एम वेटिंग कि कोई बच्चा आए, एडमिशन ले ले, केमिस्ट्री ले ले एज एन सब्जेक्ट। ठीक है ना, तो इसका मतलब क्या होगा, मैं हैप्पी हूँ। ठीक है, तो इसका मतलब एक एटम जो होता है, ये एक एटम है, जब इसको एक इलेक्ट्रॉन दिया, ठीक है, तो इसकी जितनी इच्छा होगी ना वो इलेक्ट्रॉन लेने की, एक तरीके से जितनी टेंडेंसी होगी कि भाई इलेक्ट्रॉन आ जाए मेरे पास, क्योंकि उसे ज़रूरत होगी उस इलेक्ट्रॉन की, तो जितनी ज़्यादा ज़रूरत होगी उतनी ही ज़्यादा अमाउंट में उससे एनर्जी रिलीज़ करनी होगी। ठीक है ना, तभी वो इलेक्ट्रॉन वो गेन कर रहा है। इसका मतलब जिन एटम्स को बहुत 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 ज़्यादा इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत होती है, उनकी जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की वैल्यू आएगी वो बहुत ज़्यादा नेगेटिव में आएगी। मैं नेगेटिव क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि एनर्जी जब रिलीज़ होती है तो साइन कैसा आता है, नेगेटिव आता है। ठीक है ना, तो इसका मतलब उनकी वैल्यू जो आएगी वो बहुत ज़्यादा आएगी और नेगेटिव में आएगी। ये बात समझ में आ गई। तो अब इस बात को समझते हैं कि किसकी सबसे ज़्यादा होनी चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल हम जा रहे हैं, अब हम जा रहे हैं पीरियड में। ठीक है ना, पीरियड में हम कहाँ जाते हैं, पीरियड में हम हमेशा जाते हैं लेफ़्ट टू राइट। तो हम गए लेफ़्ट टू राइट, लिथियम, बरीलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। इसे क्या ज़रूरत है लेने की, ये तो खुद देने के लिए तैयार बैठा है। तो ये तो तैयार ही नहीं है, इसका मतलब ये तो देने के लिए तैयार बैठा है कि कोई आए और मैं उसको इलेक्ट्रॉन दे दूँ। एक्सेप्ट कौन करेगा, एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी किसकी अब इस वक्त सबसे ज़्यादा इस पीरियड के अंदर,
फ्लोरीन की, क्योंकि फ्लोरीन के पास कॉन्फ़िगरेशन क्या है, क्योंकि फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर होता है 9 और आप जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख दो तो हो जाएगी 27। 27 का मतलब है उसकी जो लास्ट जो शेल है वो इनकम्प्लीट है, अगर उसका एक इलेक्ट्रॉन कहीं से आ जाए वो फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन अचीव कर लेगी। तो इसका मतलब जो फ्लोरीन है अगर वो कहीं से एक इलेक्ट्रॉन ले ले तो उसकी जो कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगी वो बहुत कंप्लीट हो जाएगी, नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन अचीव हो जाएगी, जो कि हर एटम चाहता है कि उसकी वो हो जाए। तो यहाँ इन सब में बहुत तैयार कौन बैठा है वो इलेक्ट्रॉन लेने के लिए, फ्लोरीन। तो इनमें से सबसे ज़्यादा वैल्यू किसकी होगी, फ्लोरीन की होगी, हाईली नेगेटिव। ये बात समझ में आ गई, हाईली नेगेटिव वैल्यू होगी, बहुत ज़्यादा अमाउंट में नेगेटिव वैल्यू होगी। अब नेगेटिव इसलिए क्योंकि एनर्जी रिलीज़ कर रहे हैं और हाई इसलिए क्योंकि वो तैयार बैठा है इस वजह से। तो यहाँ पर देखो इन्होंने बताया भी है कि फॉर एग्ज़ाम्पल ग्रुप 17 एलिमेंट्स द हेलोजेंस, मैंने आपको करवाया था हेलोजेंस कौन होते हैं, जो ग्रुप 17 कौन था, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टाटीन, ये हमारा ग्रुप 17 है। तो इनकी वैल्यू अपने अपने पीरियड में सबसे ज़्यादा है। अभी मैंने आपको सेकंड पीरियड दिखाया था तो उसमें किसकी ज़्यादा आई थी, फ्लोरीन की। तो थर्ड में जाओगे तो क्लोरीन की, फोर्थ में जाओगे तो ब्रोमीन की, क्योंकि इनको सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन चाहिए तो इनकी वैल्यू क्या आएगी, हाईली नेगेटिव। अब आपको दूसरा केस लेके जाते हैं। अगर मैं आपसे पूछूं क्या इस वाले में क्या होगी वैल्यू इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की, कितनी होनी चाहिए, ये क्या है, हीलियम। हीलियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है बेटा, 2। तो 2 एटॉमिक नंबर है तो इसकी कॉन्फ़िगरेशन सिर्फ क्या हो गई, 2। इसकी पहली शेल है वो भी कंप्लीट, ठीक है ना। इसी का दूसरा भाई ले लेते हैं हम बड़ा, नियोन। नियोन कितना होता है, 10। तो नियोन 10 होता है तो हम लिख लेते हैं साइड में, हीलियम का हुआ 2, नियोन का हुआ 2 और 8 क्योंकि 10 इलेक्ट्रॉन होते हैं। आर्गोन का क्या होगा, 2, 8, 8 क्योंकि उसके पास 18 इलेक्ट्रॉन होते हैं। कुछ देख पा रहे हैं, कुछ रिलेशनशिप देख पा रहे हैं। फर्स्ट शेल कंप्लीट, सेकंड शेल कंप्लीट, ये इसकी लास्ट शेल कंप्लीट, सारी कंप्लीट हैं। मैं सिर्फ इसलिए बोल रही हूँ कि मुझे लास्ट वाली से मतलब होता है, तो पहले वाली तो भरी हुई है, लास्ट वाली को देखो आप। तो लास्ट वाली जो है इन सब की कंप्लीट है। तो क्या ये इलेक्ट्रॉन देने में या लेने में इंटरेस्टेड है, बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं है। अगर आप बहुत ज़्यादा वो कहते हैं ना कंडीशन लगाओ, मान लो ये जिनोन है, इससे अगला मेंबर हम कहेंगे ये भी नोबल गैस एलिमेंट है, ये भी ऐसा ही है, नोबल गैस है, इसका भी जो लास्ट शेल है वो कंप्लीट है तो उसे ज़रूरत ही नहीं है लेने देने की। तो ऐसे एटम को मतलब नोबल गैसेस को जब हम कहेंगे कि इलेक्ट्रॉन आप ले लो और हमें एनर्जी दे दो, तो वो कहेगा मुझे कोई ज़रूरत नहीं है, मैं कोई एनर्जी नहीं देने वाला। तो उसको फिर ऑप्शन ही चेंज रहता है। नोबल गैस में क्या बोलते हैं कि ये नोबल गैस है, नोबल गैस का कोई एटम है तो वो इलेक्ट्रॉन भी एक्सेप्ट करेगा, अगर उसको एनर्जी भी दी जाएगी तब ही करेगा, नहीं तो नहीं करेगा। देखो इस केस में चेंज ही हो गया सब कुछ, इसके पास दोनों चीज़ें वो आ रही हैं। ये किस लिए हो रहा है, क्योंकि ये चाहता ही नहीं नोबल गैस को, ये कोई भी नोबल गैस ये नहीं चाहता कि वो इलेक्ट्रॉन ले, लेकिन कोई ज़बरदस्ती कह रहा नहीं भाई तेरे को तो लेना ही पड़ेगा, नहीं भाई तेरे को तो लेना ही पड़ेगा। ये सब कब होगा, जब उसके पास बहुत ज़्यादा प्रेशर आएगा तो वो एक्सेप्ट करेगा उस चीज़ को, ठीक है ना। तो इसका मतलब बहुत ज़्यादा क्या करनी पड़ेगी, एनर्जी लगानी पड़ेगी। तो इसका मतलब हमें इलेक्ट्रॉन भी देना पड़ेगा और हमको एनर्जी भी देनी पड़ेगी। इस बात को आप नहीं समझ पा रहे तो इस तरीके से समझो। फॉर एग्जांपल एक स्कूल में या एक क्लास में, चलो हमारी क्लास में मान लेते हैं, हमारी क्लास में मान लो 35 स्टूडेंट्स है, ठीक है, और हमारा बैच जो होता है वो मान लो 35 स्टूडेंट्स में कंप्लीट होता है, उसके बाद हम एडमिशन नहीं लेते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल हमारे पास बच्चे हो गए 35, अब 36 वाला बच्चा आएगा, बोलेगा मैम एडजस्ट कर लो, तो क्या हम करेंगे, सिर्फ उसके कहने से नहीं करने वाले। क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि भाई हमारा बैच हमेशा हर क्लास का 35 का बना हुआ है। तो फिर क्या होगा, उसको ज़्यादा एनर्जी लगानी पड़ेगी इधर एडमिट होने के लिए। तो इसका मतलब वो एज अ स्टूडेंट आ भी रहा है और हम क्या कर रहे हैं, हम ये कह रहे हैं नहीं हमें नहीं चाहिए ये स्टूडेंट। तो इसका मतलब उसे और एनर्जी लगानी पड़ेगी, उसके पेरेंट्स को आना पड़ेगा, हमें से बात करनी पड़ेगी, तब जाके कहीं हम एक तरीके से इस बात में सहमत होंगे कि चलो भाई पढ़ा लेते हैं। क्योंकि वो क्या है, वो उसके लिए एक्स्ट्रा है, हो सकता है उसके लिए अलग से टेबल, अलग से बेंच, अलग से सब कुछ करना पड़ेगा, क्योंकि सब कुछ अभी तक क्या था 35 का, ठीक है। तो अब आप समझ क्या पा रहे हो कि वो जो नोबल गैस एलिमेंट था वो चाहता ही नहीं है इलेक्ट्रॉन लेना। तो इसका मतलब जब उसको इलेक्ट्रॉन दिया जाएगा तो बहुत ज़्यादा उसको एनर्जी भी देनी पड़ेगी। तो इसलिए अब एनर्जी देंगे तो साइन क्या आता है, पॉजिटिव,
तो ये बात समझना कि नोबल गैसेस की जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी आएगी वो पॉजिटिव आएगी। क्यों आ रही है पॉजिटिव? वो पॉजिटिव इसलिए आ रही है क्योंकि वो लेने में इंटरेस्टेड ही नहीं है, ठीक है। तो एनर्जी रिलीज़ कहाँ से करेंगे? वो रिलीज़ नहीं करेंगे। तो आप इसमें देख भी सकते हैं कि हुआ क्या है। अब जैसे हम मान लो किसी की भी लेते हैं, हम गए लिथियम से और फिर फ्लोरीन पे गई, ये हमारा सेकंड पीरियड चल रहा है ना, तो इसमें फ्लोरीन की वैल्यू देखो आप और ये लिथियम की देखो, ये अलग अलग वैल्यू दिखा रखी है। मैं पीरियड वाइज बता रही हूँ आपको, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। जो लास्ट था हमारा फ्लोरीन, उसकी वैल्यू देखो कितनी नेगेटिव आई है, माइनस में 328। और अब यहाँ पर देखो फ्लोरीन से अगला ही मेंबर कौन होता है? नियोन, उसकी कितनी आई है? प्लस 116। इसका मतलब क्या हुआ कि हमें एनर्जी रिलीज़ नहीं हो रही नियोन के अंदर, उसके एनर्जी दी जा रही है और 116 देंगे तो जाके वो एक इलेक्ट्रॉन लेगा। हर एक केस में नेगेटिव है, देखो यहाँ पर भी नेगेटिव, यहाँ पर भी नेगेटिव, यहाँ पर भी नेगेटिव। लेकिन ये है हमारा ग्रुप 18। ग्रुप 18 जो होता है, जिसे हम नोबल गैस एलिमेंट बोलते हैं, हीलियम, नियोन, आर्गोन, क्रिप्टॉन, ज़ीरॉन, रेडोन वाला, इस ग्रुप में सारी वैल्यूज़ देखो आप क्या हैं? पॉजिटिव। तो नोबल गैसेस में जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होती है वो पॉजिटिव होती है, ठीक है। क्योंकि हो क्या रहा है, अब इसको समझो आप, हुआ क्या है। देखो जैसे नियोन है, नियोन की कॉन्फ़िगरेशन क्या थी? 10, तो वैसे क्या हो गया? 2, 8। अब जो ये एक इलेक्ट्रॉन आएगा ना, इस बेचारे को अलग अरेंजमेंट करना पड़ेगा। ये इलेक्ट्रॉन जब ये लेगा तो इसकी अगली शेल में जाएगा। अब बात समझ रहे हो आप? क्योंकि नोबल गैसेस के अंदर तो उनका शेल कंप्लीट है, तो अगला इलेक्ट्रॉन किस में जाएगा? हायर लेवल में, हायर शेल में जाएगा, जिसकी वजह से उनकी जो कॉन्फ़िगरेशन क्या है वो स्टेबिलिटी से अनस्टेबिलिटी की तरफ जा रही है, ठीक है ना। इसी वजह से उनकी वैल्यू क्या आ रही है? हाईली पॉजिटिव, वो भी प्लस में, ठीक है ना। तो ये नोबल गैसेस की वैल्यू पॉजिटिव क्यों होती है ये समझ में आ गया। ये इसमें लिखा भी हुआ है, देखो, लार्ज पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी बिकॉज द इलेक्ट्रॉन हैज़ टू एंटर द नेक्स्ट हायर प्रिंसिपल क्वांटम लेवल लीडिंग टू ए वेरी अनस्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। यही बात मैं आपको समझा रही थी कि जो उसकी कॉन्फ़िगरेशन पहले स्टेबल थी, अब वो अनस्टेबल हो जाएगी एक इलेक्ट्रॉन लेने के बाद में, इसलिए वो इंटरेस्टेड नहीं था, इसीलिए उसकी वैल्यू पॉजिटिव है, ठीक है। हमने पीरियड पढ़ लिया, अब हम आते हैं किस पर? ग्रुप में। ग्रुप में जब हम जाते हैं टॉप टू बॉटम, ग्रुप में हम जा रहे हैं टॉप टू बॉटम, तो अब देखो, अब फॉर एग्जांपल हम जा रहे हैं यहाँ पे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटिन, ठीक है। यहाँ पे जब आप बात करोगे तो यहाँ पे जब हम जाएंगे तो जैसे जैसे हम नीचे की साइड जाएंगे, वैल्यू जो होती है बेटा, वैल्यू डिक्रीज़ करेगी, ठीक है। आप इसको इन्वर्सली प्रोपोर्शनल कर लो साइज़ का, आपको ध्यान रह जाएगा कि जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होती है, जो आयनाइजेशन एनर्जी होती है, और एक और आएगा अभी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी, ये तीनों क्या होती हैं? इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है साइज़ का। साइज़ बड़ा तो ये दोनों जितनी भी चीज़ें मैंने बताई आपको, ये सब छोटी हो जाएंगी। तो यहाँ पर अब देखो फ्लोरीन, यहाँ पे एक बेटा ध्यान देने वाली बात है जो मैं आपको बता दें। पहले हम दूसरा ग्रुप ले लेते हैं कोई, चलो हम ले लेते हैं लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम। यहाँ पे जो लिया है ये मैंने ग्रुप फर्स्ट लिया है, ठीक है ना। ग्रुप फर्स्ट लिया है, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम। जैसे जैसे हम डाउन द ग्रुप जा रहे हैं साइज़ इंक्रीज़ कर रहा है। और मैंने अभी थोड़ी देर पहले क्या कहा था कि अगर साइज़ बढ़ेगा तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की वैल्यूज़ कम हो जाएंगी, घटती जाएंगी। तो देखो एग्जांपल देखो, ये हमारा ये रहा लिथियम, सोडियम, पोटेशियम। लिथियम की शुरुआत में वैल्यू कितनी है? -60, और नीचे जाते जा रहे हैं तो वैल्यू क्या हो रही है? कम होती जा रही है। तो एज द साइज इंक्रीजेज वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी विल डिक्रीज, ठीक है ना। ये समझ में आ गया। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन आता है, ध्यान से सुनना मैं क्या बोल रही हूँ। अब अगर मैं यहाँ पर ये वैल्यू छुपा लूँ, ठीक है, मैंने ये दो वैल्यूज़ को काट दिया है, रीज़न है। अब ये जो ग्रुप 17 है, अगर हम इसकी बात करें तो सब में वही है कि ये साइज़ जो होता है एटम का, वो जैसे जैसे बढ़ेगा वैसे वैसे उनके अंदर क्या होगा? डिक्रीज़ हो जाएगी उसकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। देखो इसमें भी यही हो रहा है। ये जो ग्रुप 16 है, ऑक्सीजन से शुरू किया -141, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर ऑक्सीजन, सल्फ़र, सेलेनियम, टेलुरियम, पोलोनियम, जैसे जैसे यहाँ पर साइज़ जो है वो बढ़ रहा है। एक मिनट, कहाँ हम ग्रुप 17 पे थे, सॉरी हम ग्रुप 17 पे थे, हम 16 पे चले गए गलती से। तो जहाँ पर क्या हो रहा है देखो
फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एसिटिन, हम ऐसे जा रहे हैं नीचे। तो हम जाएंगे तो साइज़ क्या होगा, साइज़ बढ़ेगा, तो इनकी वैल्यू डिक्रीज़ करनी चाहिए धीरे धीरे, तो वैल्यू डिक्रीज़ करनी चाहिए। तो अब देखो आपने, मैंने इन दो चीज़ों को काटा था। क्यों काटा था? क्योंकि फ्लोरीन जो होता है बेटा साइज़ में बहुत छोटा होता है और क्लोरीन साइज़ में थोड़ा सा बड़ा होता है। हालांकि दोनों में ही एक इलेक्ट्रॉन की कमी होती है। इसकी कॉन्फ़िगरेशन होती है 2,7, इसकी कॉन्फ़िगरेशन होती है 2,8,7। ठीक है। अब जब इसमें एक इलेक्ट्रॉन ऐड होगा ना, तो ऑलरेडी इसमें इसका साइज़ जो है वो बहुत छोटा है और एक इलेक्ट्रॉन आएगा तो फ्लोरीन के केस में इलेक्ट्रॉन दूसरे इलेक्ट्रॉन को रिपेल करना शुरू होगा, क्योंकि वो बहुत छोटे साइज़ होने की वजह से साथ साथ आएंगे। तो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन हो रही है, जिसकी वजह से यहाँ पर अब रिपल्शन होता है तो क्या होता है, रिपल्शन होता है तो एनर्जी जो हो जाएगी, एनर्जी रिपल्शन की वजह से क्या हो जाएगी, उसकी बढ़ रही, एक तरीके से एनर्जी बढ़ रही है। तो इसका मतलब क्या हो गया, जो उसका एनर्जी रिलीज़ होना था वो जितना होना चाहिए था, जितना उसको होना चाहिए था कि हाँ भाई मेरे पास इलेक्ट्रॉन आए, अब उसकी टेंडेंसी क्या है, उसकी टेंडेंसी है कि नहीं मुझे नहीं लेना। थोड़ी सी बात अब इसको दोबारा से अच्छी तरीके से समझने के लिए हम आपको एक एग्जांपल देते हैं। मान लो ये फ्लोरीन की क्लास चल रही है और ये क्लोरीन की क्लास चल रही है। साइज़ में फ़र्क किया है मैंने, क्योंकि फ्लोरीन का साइज़ जो होता है छोटा होता है, क्लोरीन का साइज़ जो होता है वो बड़ा होता है। ठीक है। अब यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे ना 5 बच्चे बैठने की जगह थी इस क्लास में, 5 स्टूडेंट्स, यहाँ पे ऑलरेडी 7 स्टूडेंट्स बैठे हैं। ठीक है, 7 थे ना उसके लास्ट वाले शेल में, कॉन्फ़िगरेशन अगर याद हो आपको तो 2,7 था। तो लास्ट इस क्लासरूम में कितने बच्चे बैठे हैं, अभी 7 स्टूडेंट्स बैठे हैं। 8वां स्टूडेंट आएगा तो ये खुश तो है कि 8वां आ रहा है नया बच्चा, लेकिन दुखी भी इस वजह से क्योंकि उसका साइज छोटा है और ये जो बच्चे हैं आपस में लड़ाई करेंगे, डेस्क के ऊपर करेंगे ना, तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन दूसरे इलेक्ट्रॉन को रिपेल करेगा तो इस सिस्टम जो है इनस्टेबिलिटी की तरफ जा रहा है। इसका मतलब उसकी टेंडेंसी थोड़ी सी क्या हो गई, इसकी टेंडेंसी कम हो गई इलेक्ट्रॉन लेने की, स्टूडेंट लेने की। यहाँ पर क्या केस है, यहाँ पर खुले खुले बैठे थे आराम से, हैं इसके पास भी कितने, इसके पास भी 7 है, बट कमरा क्या है, बड़ा। अब कमरा बड़ा है तो आराम से स्टूडेंट आए कहीं बैठे चाहे। ठीक है, तो इस वजह से क्या हो गया, इसकी टेंडेंसी किससे ज़्यादा हुई, फ्लोरीन से ज़्यादा हुई। तो हालांकि साइज़ इसका बड़ा है तो इसका जो इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी होनी चाहिए थी क्या, कम। क्यों होनी चाहिए थी, क्योंकि इसका साइज़ बड़ा था, लेकिन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन वाला फैक्टर यहाँ जो फ्लोरीन में आया उसकी वजह से इसकी टेंडेंसी क्या हो गई, फ्लोरीन की कम हो गई, क्लोरीन की टेंडेंसी ज़्यादा हो गई। इसकी वजह से क्लोरीन का जो इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी वैल्यू है वो ज़्यादा होती है। तो देखो आप ध्यान से, जब आप फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टाटिन पे जाते हो तो जो फ्लोरीन की वैल्यू है वो किससे कम होती है, उसकी क्लोरीन से कम होती है। बाकी सब ठीक है, बाकी यहाँ पे आप क्लोरीन से ब्रोमीन जाओगे, साइज़ बढ़ रहा है तो वो घटता जाएगा, ये बाकी सब कुछ ठीक है। बस यहाँ पे एरर आएगा कि फ्लोरीन और क्लोरीन में से किसकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ज़्यादा होती है और क्यों। ये क्वेश्चन आता भी है और ये इम्पॉर्टेंट भी है, नीट वगैरह में भी आ जाता है कई बार, क्योंकि एज़ पर रिकॉर्ड हम हर एक का डेटा याद नहीं रखते। हम ये सोचते हैं ग्रुप में जा रहे हैं टॉप टू बॉटम तो साइज़ बढ़ रहा है तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की वैल्यू क्या होनी चाहिए, कम होनी चाहिए, तो बच्चे निशान लगा देते हैं फ्लोरीन को, जबकि होती किसकी ज़्यादा है, क्लोरीन की, क्योंकि यहाँ पर फ्लोरीन के अंदर इलेक्ट्रॉन रिपल्शन आने की वजह से उसकी वैल्यू जो है वो कम हो गई है। ठीक है, समझ में आ गया। अब बात करते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक जो है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अभी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती क्या है, इसको समझने के लिए आपको पहले एक बॉन्डेड कंडीशन चीज़ समझनी पड़ेगी कि बॉन्डेड कंडीशन में होती है। पहली बात तो ये नॉर्मल में नहीं होगी, जैसे आयनाइजेशन एनर्जी और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी आपने जब पढ़ा था तब हमने डेफिनेशन में बोला था इन एन आइसोलेटेड गैसियस एटम। यहाँ पे जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है ये हमेशा आएगी कब, जब बॉन्डेड कंडीशन होगी, एटम बाउंड होके मॉलिक्यूल बना रखा होगा, कोई कंपाउंड बना रखा होगा, उसी के अंदर आएगी ये कंडीशन। अब ये आती क्या है ये आपको समझाती हूँ। आपने कोवेलेंट बॉन्ड तो सुना होगा 10th में, नहीं सुना है तो मैं बता देती हूँ। कोवेलेंट बॉन्ड जो होता है इज़ फॉर्म्ड बाय द 2 एटम्स बाय म्यूचुअल शेयरिंग। म्यूचुअल शेयरिंग का मतलब क्या है, हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन था, ठीक है,
दूसरा हाइड्रोजन आया, उसके पास भी एक इलेक्ट्रॉन था। उसने बोला भाई मेरे पास 101 इलेक्ट्रॉन है और अगर तू अपना वाला मेरे साथ शेयर कर ले तो हम मेरे वाले क्या हो जाएंगे 2। तो उसने बोला ठीक है भाई तू भी अपना वाला शेयर करवा दे, और उसके पास भी कितने हो गए 2। तो इसका मतलब उस दोनों की कंडीशन क्या हो गई, कंप्लीट हो गई। तो इनका जो ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड है ये ओवरलैप कर गया और इन दोनों के बीच में क्या बन गया, बॉन्ड। इस बॉन्ड को हम किस नाम से जानते हैं, इस बॉन्ड को हम जानते हैं कोवैलेंट बॉन्ड से। ये बात समझ में आ गई, ठीक है। अब ये कोवैलेंट बॉन्ड जो था, क्योंकि दोनों ने बराबर शेयरिंग से बनता है तो हिस्सा भी दोनों का क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। तो इसका मतलब हाफ इलेक्ट्रॉन क्लाउड इसका और दूसरा हाफ इलेक्ट्रॉन क्लाउड दूसरे वाले एटम का। बट अब मैं थोड़ा सा सीक्वेंस चेंज कर रही हूँ। इनके अंदर तो बराबर बंटवारा हो गया था, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे क्लोरीन है और यहाँ पे इसने अपना क्या किया, एक इलेक्ट्रॉन दिया। क्लोरीन के पास जो होते हैं लास्ट वाले शेल में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, क्लोरीन का 17 होता है बेटा, 287। तो 6 तो मैंने बता दिए और एक यहाँ इसके साथ इसने बॉन्डिंग में लगा दिया। अब देखो बॉन्डिंग में लगा दिया तो एक तरीके से यहाँ पर देखो बॉन्ड कैसे बना है, ये हाइड्रोजन ने बोला कि ये आपका वाला इलेक्ट्रॉन मेरा है ही और ये वाला उसका हो गया, बॉन्ड बन गया दोनों के बीच में। तो आपके हिसाब से तो बिल्कुल सही बॉन्ड बना है ना, हमारे हिसाब से भी सही बना है। तो इनका बॉन्ड जो होता है बेटा, कोवैलेंट बॉन्ड को हम डैश से दिखाते हैं। डैश का मतलब जैसे हाइड्रोजन के बीच में बना था तो हम ऐसे करके दिखाएंगे। इसका मतलब है ये डैश का मतलब क्या है, इस डैश का मतलब है ये कोवैलेंट बॉन्ड है। अब यहाँ पे क्या हुआ, इस डैश के अंदर अगर मैं डॉट लगा दूँ, बिल्कुल सेंटर में लगाए हैं मैंने, तो इसका मतलब इन दोनों के म्यूचुअल शेयरिंग से है, ये बात तो पता ही चली गई। और दोनों के बीच में इसका मतलब है कि दोनों को बराबर बराबर इलेक्ट्रॉन क्लाउड मिला हुआ है। अब यहाँ पे क्या होगा, अब देखो ये बॉन्ड मैंने बनाया। अब जो ये एटम है ना, ये क्लोरीन का एटम, ये है जो इलेक्ट्रॉन को बॉन्डेड, ये जो बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन थे ना यहाँ पर, इनको अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। ये जो बॉन्डेड पेयर था इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है क्योंकि वो उससे अलग है, उसके पास पावर है, वो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। अभी आएगी जो इलेक्ट्रोनेगेटिव वाली जो बात बता रही हूँ कि कैसे पता चलता है। तो इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, जिसकी एलिमेंट की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगी वो बॉन्डेड पेयर को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। तो ये अपने बॉन्डेड पेयर को, हालांकि ये दोनों के बराबर के थे, इनको बीच में ही रहना चाहिए था, लेकिन वे कहाँ शिफ्ट हो गए, इसकी साइड। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वजह से ये पॉसिबल हुआ। तो इसका मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कब काम में आई है, जब वो कहाँ पर थे, बॉन्डेड कंडीशन में। पहली बात समझ में आ गई। दूसरा क्या हुआ, बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स को उसने क्या कर लिया, अट्रैक्ट कर लिया। तो एक तरीके से अब हम आते हैं डेफिनेशन पे कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है किसी भी एटम की टेंडेंसी या एबिलिटी टू अट्रैक्ट द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स इटसेल्फ, वो उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये कोई एनर्जी रिलीज़ या कोई एनर्जी एब्जॉर्ब वाली नहीं है सिचुएशन कि एनर्जी रिक्वायर है या एनर्जी रिलीज़ है, कुछ नहीं होगा। यहाँ पे सिर्फ जो है वो अट्रैक्शन है, किसकी तरफ है, शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, बॉन्डेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की तरफ है, पर्टिकुलर एटम का, ठीक है ना, जब बॉन्ड कर रखे हैं। अब आप बोलोगे मैम हाइड्रोजन के केस में आपने क्यों ऐसा नहीं किया, हाइड्रोजन में मैंने बीच में क्यों रखा, क्योंकि ये दोनों एग्जैक्टली सेम है। हाइड्रोजन हाइड्रोजन दोनों एक जैसे हैं ना, दोनों का एटॉमिक नंबर सेम है, दोनों एक जैसे हैं, दोनों की प्रॉपर्टी एक है। ये झगड़ा नहीं करने वाले हैं। झगड़ा कौन करने वाला है, झगड़ा जो वो करने वाला है, ये हाइड्रोजन का जो होता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है, क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है। तो जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड इनका सिमिलर इलेक्ट्रॉन क्लाउड था, ऐसे इनका कैसे हो जाएगा, ज़्यादातर किसकी साइड चला जाएगा, इसकी साइड चला जाएगा, क्लोरीन की साइड, ठीक है। ये क्या हुआ, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वजह से। अब बात करते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हम मेज़र कैसे करते हैं। तो हमारे पास इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मेज़र करने के लिए पोलिंग स्केल होता है। यहाँ पर ये अलग अलग टाइप के स्केल भी बता रखे हैं, एलरेड रोको स्केल या मुलिकन जैफी स्केल, लेकिन ज़्यादातर पोलिंग स्केल से हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मेज़र करते हैं किसी कंपाउंड का। अब बात करते हैं कि अगर हमें ये पता चल जाए कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किस फैक्टर पे डिपेंड करती है, तो हमें वैल्यू याद रखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी ना, क्योंकि हमें तो जनरल याद रखना है। हमें कोई हर एक की वैल्यू थोड़ी ना, जिसकी 40 होती है इसकी
50 होती है, ऐसे याद नहीं करना, हमें तो जनरल करना है कि पीरियड में क्या होगा, ग्रुप में क्या होगा। तो उसके लिए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो होती है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है बेटा साइज़ के। अब आपको अगर ध्यान हो साइज़ का ट्रेंड तो हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ट्रेंड ऑटोमेटिकली बता सकते हैं। एज वी गो फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट इन अ पीरियड, लेफ़्ट टू राइट आप पीरियड में जाओगे तो क्या होता है, साइज़ डिक्रीज़ करता है ना, ड्यू टू इंक्रीज इन इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। तो साइज़ डिक्रीज़ कर रहा है तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या करेगी, इंक्रीज़ करेगी। तो फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पर लिख रही हूँ, यहाँ पर मैंने मान लो सेकंड पीरियड लिखा, लिथियम, बरीलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। जब हम लेफ़्ट टू राइट ऐसे जा रहे हैं पीरियड के अंदर तो साइज़ डिक्रीज़ कर रहा है। इसका मतलब सबसे बड़ा साइज़ है इसका और सबसे छोटा साइज़ है इसका, फ्लोरीन का, ठीक है। अब साइज़ सबसे छोटा इसका है लेकिन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज़्यादा इसकी होगी, सबसे हाईएस्ट इस पीरियड में सबसे ज़्यादा हाईएस्ट है इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ठीक है। इसका मतलब यहाँ पर कौन है, हैलोजन, वही ग्रुप 17 वाला मेंबर। तो हैलोजन्स की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई होती है। पहली बात समझ में आ गई। अब चलते हैं हम ग्रुप में चले, हम ग्रुप 17 को ही ले लेते हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। जब हम ऐसे जा रहे हैं ग्रुप में टॉप टू बॉटम, साइज़ क्या करता है बेटा, साइज़ इंक्रीज़ करता है। अब साइज़ इंक्रीज़ करेगा तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या करेगी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज़ करेगी। तो इसका मतलब सबसे हाई वैल्यू किसकी होगी, फ्लोरीन की। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन आता है जो बहुत बार पूछा जाता है, विच इज़ द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट इन द पीरियोडिक टेबल, दैट इज़ फ्लोरीन। समझ में आ गया, द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट इज़ फ्लोरीन। और अगर मैं बात करूँ सबसे कम की बात करो तो अगर आप सबसे कम किसकी होती है तो सबसे कम कौन होगा, सबसे, अब ये तो सबसे मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट हो गया, मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट हो गया। अगर मैं कहूँ मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव अगर फ्लोरीन है तो इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट कौन होगा बेटा, ये मैंने ऐसे लिखा हुआ है, ये इस तरीके से लिखा मिलेगा, इलेक्ट्रोपॉजिटिव। तो कौन होता है बेटा, सीजियम। ये देने की टेंडेंसी उसकी हाईएस्ट होती है, इसकी लेने की टेंडेंसी हाईएस्ट होती है, ठीक है बेटा। ध्यान रखना, अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको समझाया था कि इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्लोरीन की ज़्यादा होती है। बेटा उसने एक्चुअल में इलेक्ट्रॉन लिया है तब की बात हो रही है। ये जो होती है इलेक्ट्रोनेगेटिव, ये ओनली टेंडेंसी है। और टेंडेंसी जो होती है वो एक तरीके से आप ये समझ लो सिर्फ उसकी मतलब वो उसने लिया नहीं है, वो सिर्फ अट्रैक्शन दिखा रहा है। तो वो जो अट्रैक्शन दिखा रहा है वो एक टेंडेंसी जो है उसकी, जो उसकी प्रॉपर्टी है वो फ्लोरीन की ज़्यादा होती है। और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जो होती है वो क्लोरीन Cl की ज़्यादा होती है, ठीक है। तो इतना आज हमने कर लिया है, हमने, चलो यहाँ बहुत सही बात आ गई है जो अब आप देख पाएंगे। यहाँ पे सारा जितना मैंने कराया है वो सब आ गया है यहाँ पर लास्ट में। क्या आया है ये समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर ये हमारी जो दिखाई गई है बेटा, ये पीरियोडिक टेबल दिखाई गई है, ठीक है। अब यहाँ पे जब हम जाते हैं इस साइड, यहाँ पर जब जा रहे हैं हम लेफ़्ट टू राइट इन अ पीरियड, तो साइज़ क्या करता है, साइज़ डिक्रीज़ करता है, ठीक है। तो यहाँ पे बेटा ये जो मार्क दिखा रखा है ऐसे, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है यहाँ वाला साइज़ बड़ा है, यहाँ वाला छोटा है, ठीक है ना। ये इंक्रीज़ के ऑर्डर में लगाया है, ठीक है। अब अगर इस साइड जाएंगे तो जैसे जैसे ये नीचे की साइड जा रहा है साइज़ बढ़ ही रहा है, तो एरो नीचे की साइड आना ही था। और उससे उल्टा किसका आएगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का, क्योंकि ये उल्टा होता है। आयनाइजेशन एनर्जी का भी क्या आएगा, उल्टा आएगा, क्योंकि वो साइज़ के अपोजिट होता है। और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का भी उल्टा आएगा साइज़ के, क्योंकि वो भी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। और जो मेटालिक करेक्टर होता है बेटा, मेटालिक करेक्टर जब आप ऐसे जाओगे ना ग्रुप में टॉप टू बॉटम, तब तो इंक्रीज़ करेगा, और इस साइड जाओगे तो डिक्रीज़ करेगा। तो कौन सा करेक्टर बढ़ गया, नॉन मेटालिक करेक्टर। इसीलिए इसका एरो का साइन इधर है और मेटालिक करेक्टर इस साइड है, क्योंकि इसका मतलब ये है मेटल्स यहाँ पर नहीं होंगी, यहाँ पर होंगी, ठीक है। तो इस साइड क्या मिलती हैं, नॉन मेटल्स, इस साइड क्या मिलती हैं, मेटल्स। तो इसका मतलब इधर जा रहे हैं तो मेटालिक करेक्टर घट रहा है, नॉन मेटालिक करेक्टर बढ़ रहा है। तो आई थिंक सारा जो आपका ट्रेंड था वो सब कंप्लीट हो गया है। लिखने का मटेरियल मैं बेटा आपके पास जितना मैंने इन 2 में करवाया है वो सारा मैं सेंड कर दूँगी। आज के लिए इतना ही, थैंक यू क्लास।